मुझे लगता है मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है और आज के विषय की मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एबीवीपी के इकाई ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है और बहुत दिनों से इस प्रकार के कार्यक्रम और ये महत्वपूर्ण विषय ये आप सब तक ले आते हैं। इसलिए वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की एबीवीपी की जो इकाई है वो अभिनंदन के पात्र है। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये राष्ट्रवादी विचारों को सभी तक लेकर जाना एक महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बनती जा रही है, इन हालातों में मुझे लगता है कि हमारे विचार लोगों तक ले जाना, राष्ट्र के सकारात्मक दृष्टिकोण जो है राष्ट्र के विकास के लिए, इस दृष्टिकोण को सब तक ले जाना और उस प्रकार की चेतना का निर्माण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये एबीवीपी की इकाई जो करती है, ये कार्य कर रही है, मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी भी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मुझे उन्होंने मौका दिया है। हर्ष रंजन जी है, साथ ही में श्री मनीष जी है, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो कार्यक्रम होते हैं, वाइस चांसलर साहब श्रीमान शुक्ला जी, इन्होंने जो भी कार्यक्रम ये लेकर आए हैं, वे लोग श्रीमान मिश्रा जी, ये जो कार्यक्रम लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक विचार जो है लोगों तक पहुंच रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के विषय की शुरुआत करते हुए, जैसे कि आपको विदित है, आज का जो विषय है, आज का विषय भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है और इसके बाद में ये जो जिसके कारण जो भी परिस्थितियां निर्माण होती जा रही है, और भारतीय भूमिका चीनी चीज़ों मतलब भारतीय भूमिका क्या होनी चाहिए। हमने जब अभी चीनी चीज़ों को, जो भी चीन की वस्तुएं हैं, उनको बॉयकॉट करने की बात कही है, उनका बहिष्कार करने की बात जब हमने कही है, और ये सब करने में हम लोगों की, हम राष्ट्र के, हम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, इसी विषय के इर्द गिर्द में मैं अपनी बात रखूँगा। बहुत ज़्यादा समय लूँगा नहीं, मैं इतना बहुत बड़ा विचारक भी नहीं हूँ, और चूँकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी रह चुका हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ये जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसी के आधार पर मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, 15 जून को पर्टिकुलरली जब हमारे 20 जवानों को 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, जिस प्रकार से चाइना के सैनिकों के साथ लड़ते हुए हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उससे पहले से अगर हम देखते हैं तो ये जो चीन और भारत का जो सीमा विवाद है, एक बहुत लंबा विषय है। इसी विषय को लेकर के 1962 में चीन और 1962 में चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद हुआ है, और उस सीमा विवाद को लेकर ही भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। और चूँकि उस समय हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या फिर कल्पनाओं के आधार पर हम जिए जा रहे थे, इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, हमारे मिलिट्री को प्रिपेयर करने के लिए जो भी कोशिशें करनी चाहिए, वो कोशिशें हमने नहीं की। हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, हम पंचशील तत्वों की बात करते रहे, हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते रहे, चीन को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस प्रकार से स्थान मिले, इसमें हम लगे रहे। हम तो ये सारी चीज़ों के कारण हुआ यूँ कि हम हिंदी चीनी भाई भाई का सपना हम बुनते रहे, हम देखते रहे, और चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुसकर आया। हमारे वीर जवानों ने डटकर मुकाबला तो ज़रूर किया था, लेकिन चूँकि हमारे सैनिकों के पास जो हथियार चाहिए थे, यहाँ तक कि वहाँ के जो ठंड में रहने के लिए जो कपड़े चाहिए थे, या फिर जो भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ चाहिए थी, ये भी नहीं थी।
उसका परिणाम जो होना था हो गया, वो बहुत ही अपमानजनक हमारा एक अनुभव रह चुका है। इसी प्रकार से ये छोटी मोटी घटनाएं हमेशा होती रही है और चीन और भारत के बीच में जो भी सीमा विवाद है उस पर सहमति नहीं बन सकी है। बार बार हमने कोशिशें हमेशा की है। रिसेंट अगर हम हाल ही के दिनों की अगर बात करते हैं तो 2017 में डोकलाम में जब चीन अपना रास्ता बना रहा था, और चूंकि डोकलाम हमारा मित्र राष्ट्र है और भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है और भूटान के साथ हमारी संधि भी है, मित्रता की संधि है। उनको अगर उनकी सुरक्षा के लेकर कोई अगर सवाल खड़े होते हैं तो हमारे इधर देखते हैं। तो उस डोकलाम क्राइसिस के समय में पहली बार हम, इसके पहले तो बस एक एप्लीकेशंस देते रहे, उनको गुजारिश करते रहे और सौम्य शब्दों में डिप्लोमेटिक भाषा में उनसे बात करते रहे कि हम जो भी हमारे बीच के विवाद है वो चर्चाओं के जरिए ही हमको सुलझाना चाहिए। तो आए बैठे साथ में और चर्चा करें, इस प्रकार की बातें होती रही। लेकिन 2017 में एक इच्छा शक्ति रखने वाली जो सरकार है, एक इतने लंबे अरसे के बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की आवश्यकता है कि 2014 में एक ऐसी सरकार बनी जिसका खुद की एक मेजॉरिटी है, बहुमत है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी एक इच्छा शक्ति भी है कि हमारे राष्ट्र के हितों की सुरक्षा करने की बात जब भी आएगी हम कभी भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और हमारे जो सैन्य बल है, हमारे वीर जवान जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो भी जवान हैं, उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाली हमारी जो नेतृत्व, हमारा जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 में डोकलाम में सबसे पहले हम चीन के आमने सामने खड़े हुए और चीन को पीछे हटना पड़ा। पहले जैसे वो डराता था उस प्रकार से वो डरा नहीं सका और चीन को पीछे हटना पड़ा था 2017 में पहली बार। अब हम 2020 की जब बात करेंगे कि हमें ये पता है कि 2020 के मतलब 2019 के अंत में कहा जाता है, एक कुछ जो रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि 17 नवंबर को चाइना के जो हुबेई नाम का जो प्रांत है, प्रोविंस है, उसमें जो वुहान सिटी में सबसे पहला जो चीन का जो कोरोना वायरस का पेशेंट पाया गया था। और डॉक्टरों ने उसके बारे में, क्योंकि वो जो चीनी वायरस है या फिर वुहान वायरस जिसे कहेंगे, आज की तारीख में हम उस सारी बीमारी को कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये कहना चाहिए कि ये चीनी वायरस है या फिर वुहान सिटी में आया हो वुहानी वायरस है। और इसलिए जब वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को ये कहने की कोशिश की कि एक अलग प्रकार का, एक एबनॉर्मल किस्म का हमने एक वायरस पाया है, जो वायरस एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर तक ट्रांसमिट कर सकता है। इस प्रकार की जो बातें जो उन्होंने पाई थी, उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट में जो भी पाई थी, ये बातें कहने की जब कोशिश की तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वेन लियांग को पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया गया या फिर उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, उनकी आवाज़ दबाई गई। अन्य डॉक्टरों को भी, जो डॉक्टरों ने ये बातें कहने की कोशिश की थी, उनकी भी आवाज़ दबाई गई। लेकिन ये कह सकते हैं, जैसे 17 नवंबर की बात मैंने कही, कि 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में ये वायरस का आना हुआ। अब जब सारा विश्व ही इस वायरस के साथ जूझ रहा है, इस पैंडेमिक के साथ जूझ रहा है, इन परिस्थितियों में कम से कम चाइना से ये उम्मीद की ही जा सकती थी कि चाइना एक मानवीय दृष्टिकोण रखे, पर चाइना इस प्रकार की बातें वो करने में करेगा नहीं। अब क्योंकि हम कोरोना वायरस की भी बात भी कर रहे थे, हमें समझने की ये भी आवश्यकता है कि 2019 में 17 नवंबर में पहला कोरोना वायरस जो चाइना में पाया गया था, उसके बाद में चाइना के किसी भी शहर में, सिर्फ वुहान शहर और बाकी आसपास हुबेई नाम का जो प्रोविंस है उनका, उसके आसपास में कई थोड़ी उसकी जो बीमारी का फैलाव हुआ। लेकिन अगर देखें तो इसका परिणाम ये हुआ कि इटली, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स शुरुआत में, अब हमारे भारत में भी ये इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तेजी से कैसे फैला। इसलिए इस बात को लेकर के बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है
ये कहा जाता है कि ये जो वुहान सिटी में जो वहाँ का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस जो है, वायरस पर रिसर्च अनुसंधान करने वाली जो वहाँ की संस्था है, वुहान लैब जो है, उसमें ये कुछ प्रकार के वायरस का या फिर बायोलॉजिकल वेपन का तैयार कर रहे थे। वो लीक हो गया और उन्होंने ये जानबूझकर अन्य शहरों में अन्य देशों में जाने दिया, ये भी कहा जाता है। अगर इस कॉन्स्पिरेसी पे अगर हम विश्वास भी ना करें तो कम से कम चाइना का ये दायित्व ज़रूर बनता था, एक मानवीय दायित्व ज़रूर बनता था कि ये जो न्यूज़ है, ये कल्पना जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, उनको कहने की आवश्यकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सचेत करने की आवश्यकता थी। लेकिन चाइना ने अपना जो पिट्टू वहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बिठा के रखा है, टेड्रोस, वो दिसंबर में चाइना में आए और चाइना में उन्होंने कहा कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा कंटेनमेंट कर रहा है डिजीज़ का। इस प्रकार की बातें कहने के कारण क्या हुआ कि इटली और अन्य देशों में वो भी एक प्रकार से बेसावध रहे और वो ये जो बीमारी है, चीनी बीमारी, ये बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में और अमेरिका में, एशिया के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर फैल गया। तो कहने की बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे संवेदनशील परिस्थितियों में चाइना से ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती थी कि चाइना कम से कम इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की सहायता करे, किसी के भूप्रदेश पर कब्जा करने की बात ना करे। लेकिन चाइना इस प्रकार से बातों से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखता है, कोई वाबस्ता नहीं रखता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जून और अप्रैल से ही वहाँ से भारत में वो उसने घुसपैठ करने की, भारतीय सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिशें चाइना ने सबसे बड़े पैमाने पर शुरू की है। ये जो चीन और भारत का सीमा विवाद, मैंने जैसे कहा था कि वो बहुत पहले से है, लेकिन एक जो क्या कहते हैं कि आम सहमति जो थी कि जो नो मैन्स लैंड है या फिर जो भी एक अग्रीड बॉर्डर्स है आपके बीच में और हमारे बीच में, वहाँ पर जो भी पेट्रोलिंग के जो भी नॉर्म्स बने हैं या फिर जिस प्रकार से वहाँ पर कोई भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स या टेंट्स नहीं लगाएंगे, इस प्रकार की जो भी आम सहमति दोनों देश के बीच में चल रही थी, वो कुछ समय तक चल रही थी। लेकिन चाइना को लगा कि इस पैंडेमिक के समय में जब सारा विश्व जूझ रहा है इन परिस्थितियों से, उसको लगा कि क्योंकि चाइना एक अथॉरिटेरियन, एक सर्वंकषवादी राष्ट्र है, एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, चाइना जो कर सकता है वो कर लेता है। उसको लगा कि सारा विश्व जब एक पैंडेमिक से जूझ रहा है, चाइना ने अपने लिए एक मौका ढूंढा, मौका परस्ती की और भारत के हमें 3-4 जो रीजन्स है प्राइमरीली, उसमें उसने घुसपैठ भारतीय सीमाओं के अंदर अपने स्ट्रक्चर्स बनाने की बात की। एक तो लद्दाख में 2 प्रदेश प्राइमरीली है, एक पैंगोंग त्सो नाम का जो लेक है, सरोवर है, और दूसरा गलवान वैली जिसे कहते हैं। लद्दाख में ये जो 2 रीजन्स है, लद्दाख घाटी और पैंगोंग त्सो जो सरोवर है, इन दोनों रीजन्स में उसने भारतीय सीमाओं के अंदर आने की कोशिश की। और उसी प्रकार से सिक्किम में नकुला और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ऐसे 4 जगहों पर चाइना भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब चूँकि ये हमें समझने की आवश्यकता है, जो चाइना की जो आर्मी है जिसे PLA कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये बहुत बार और जो भी नेशनल सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी स्टडीज़ के जो भी कमेंटेटर्स हैं, उनका ये कहना है क्योंकि चाइना बहुत लंबे समय से, वियतनाम के युद्ध के बाद या फिर उसके पहले से कह सकते हैं, चाइना की ये जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इसने कभी भी एक बड़ा युद्ध कभी किया नहीं है। और एक दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि जो चाइना का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा करने की जो पॉलिसी उनकी, वो जो नीति है, क्योंकि एक ही बच्चा हुआ करता था, वो सब चॉकलेट खाने वाले और आइसक्रीम खाने वाली जो जेनरेशन है, वो जेनरेशन में वो जो लड़ने का जज्बा होना चाहिए, इस प्रकार का जज्बा उनमें है नहीं। उसके विपरीत भारत के जो सैनिक हैं, अब ये समझने की आवश्यकता है कि 1984 के बाद से ही भारत के सैनिक हमेशा सियाचिन के जो ग्लेशियर्स है और सियाचिन का जो प्रदेश है,
वहाँ पर पहरा देते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन रेंजेस में जो कॉम्बैट करने का या युद्ध करने की जो क्षमताएं होती है, जो स्किल्स होते हैं, वो भारतीय सैनिकों में कूट कूट के भरे हुए। दूसरी ये भी बात हमें समझने की आवश्यकता है, चीन और भारत की सीमाओं में जहाँ जहाँ हमारी विवादित सीमाएं हैं या फिर जहाँ जहाँ चीन और भारत के बीच की जो हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पर हमारे जो सैनिक जो तैनात होते हैं वो बहुत ही बहादुर और मतलब ऊंचे तगड़े होते हैं। जैसे डोकलाम के जो क्राइसिस के बारे में अक्सर बात की जाती है कि वहाँ पर वो जो चाइना के वो जो ठिंगने जो ड्वार्फ छोटे सैनिक खड़े थे, तो वहाँ पर पूरे पंजाब रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट और सभी रेजिमेंट के, अब तो जो महार रेजिमेंट था गलवान घाटी में, महार रेजिमेंट के जो लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश बाबू जो उनका कर्नल थे, वे रमेश बाबू का जो उनका वहाँ पर वे शहीद हो गए। तो हमारे जो तगड़े तगड़े सैनिक वहाँ पर खड़े थे, वैसे भी उनका जो साइकोलॉजिकली युद्ध करने की उनकी जो इच्छा होती है, वो तगड़े सैनिकों को देखकर वैसे भी वो कम हो जाती है। लेकिन 15 जून को हम जब देखते हैं तो 15 जून को जब भारतीय सेना के कुछ जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, अब पेट्रोलिंग और बिल्कुल बेसावध थे, क्योंकि इस प्रकार की क्योंकि एक एश्योरेंसेस था दोनों भी देशों के बीच में। जो ऑफिशियल लेवल की जो मीटिंग थी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मतलब ब्रिगेडियर लेवल या फिर जनरल मेजर जनरल लेवल की जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया था जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इंग्लिश में कहते हैं, शांति और सुव्यवस्था सीमाओं के बीच में दोनों भी देश बनाए रखेंगे। इस प्रकार का एक समझौता जो है दोनों देश के अधिकारियों के बीच में हुआ था। इसी बात को विश्वास रखते हुए, क्योंकि हमारी रीत ही ये रही है कि चूंकि हम विश्वासघात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम विश्वासघाती नहीं है, इसलिए हमने दूसरों पर भी इसी प्रकार से हमने विश्वास किया। और भारत के सैनिक जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, बेसावध सैनिकों पर पकड़ा गया, उन्हें मारना जब शुरू किया, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल रमेश बाबू को जब उनको बहुत गहरी चोट पहुंची, तो समझने की बात है कि हमारे सैनिकों ने फिर देखना है कि ज़बरदस्त पीटा है। अब तो बहुत सारी जो एस्टिमेशंस आ रहे हैं, कहा जाता है कि तकरीबन 100 या 100 से भी ज़्यादा जो चाइना के जो सैनिक हैं वो मारे गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ये मारे जाने के बाद हमारा नेतृत्व है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे बहुत कम सैनिक मारे गए। हमने हमारे जितने सैनिक मारे गए, हमने हमारे जितने सैनिक शहीद हो गए, हमने एक्सेप्ट किया, हमने उसका स्वीकार किया, और हमने हमारे सैनिकों को जो उनके जो भी सैल्यूट्स होते हैं, उनके अंत्य संस्कार के जो भी एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में जो भी प्रोसेसेस होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, उनको हमने फॉलो किया। उसके विपरीत चाइना ने तो ये स्वीकार भी नहीं किया है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। चाइना में जितने भी सैनिक मारे गए हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसलिए ये भी कहा जाता है कि चाइना के कुछ जो रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन में एक प्रकार का एक असंतोष चाइनीज सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है, ये भी कहा जाता है। जो भी हो, मैंने कहा कि भारत और चीन के बीच का जो विवाद है, सीमा विवाद, ये 3-4 रीजन्स, मैंने पैंगोंग त्सो लेक की बात कही, मैंने ये जो गलवान वैली का जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी वो बात कही, और ये 15 जून की बात है, और उसके बाद में नकुला और अरुणाचल प्रदेश के 4 हिस्सों में, इस प्रकार से 4 हिस्सों में ये जो विवादित भूमि पर एक जो स्टैंड ऑफ कहते हैं या फिर मिलिट्री लेवल फेस ऑफ कहते हैं, दोनों भी मिलिट्री आमने सामने खड़े होकर के छोटे छोटे जो लड़ाइयाँ होती है दोनों के बीच में, हालांकि बड़े शस्त्रों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन जो भी की गई है वो बिल्कुल ही मिलिट्री जो डिग्निटी होती है, मिलिट्री रूल्स होते हैं, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। ये विवाद है। देखिए, हमारे नेतृत्व में और चाइनीज़ नेतृत्व में क्या अंतर है। ये सब रीजन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 3 जुलाई को लद्दाख में जाते हैं, और वो बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की अगर सलाह लेते कि मुझे जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो डॉक्टर ने हमेशा कह दिया होता कि वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको रेस्पिरेशन में दिक्कतें आ सकती है, या फिर आपकी तबीयत की कोई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, कह करके डॉक्टर उनको शायद मना कर देते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इन सब चीज़ों की चिंता किए बगैर 3 जुलाई को वहाँ पर जा कर के
उन्होंने जो अपना जो फेमस भाषण किया और उन्होंने जो इंग्लिश में कहा था, जो इंग्लिश में जो पब्लिश हुआ है और जो हिंदी में कहा था कि विस्तारवाद का जो दौर है वो अभी ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो भी विस्तारवाद की पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक का जो 1940-50 तक का उसके बाद का जो टाइम था, वो जो विस्तारवादी समय था, वो विस्तारवादी समय का जो दौर था वो अभी बीत गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि द एज ऑफ एक्सपांशनिज्म इज ओवर, so anybody who tries to expand its territory or grab the territory of other countries, that person or that state, that country, that nation will have to suffer in the hands of the international community. आज का जो समय है, ये समय जो है वो कोई एकला चलने वाला समय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांतता, सुव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य, ये जो बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यही बात कही कल और आज। कल रक्षा मंत्री साहब वहाँ पर चले गए, आज वे लद्दाख में हैं, वे भी वहाँ पर जा करके, ये दोनों भी हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो नेता है वहाँ पर जब चले जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है कि हमारा नेतृत्व हमारे वीर जवानों के साथ खड़ा है। सिर्फ हमारा नेतृत्व हमारे वीर जवानों के साथ नहीं है, हमारे देश का हर नागरिक जो है हमारे जवानों के साथ खड़ा है। और इसलिए हमारे जवानों का जो शौर्य है उसका पारावार नहीं रहता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं रहती है। देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान, जो सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो करने के लिए हमारे जवान कभी भी पीछे नहीं हटते। अब हमें ये समझने की भी आवश्यकता है कि ये क्यों इस प्रकार से जो चीन भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके 2-3 कारण ये समझे जा सकते हैं कि क्योंकि चीन को ये लगता है कि भारत जो है हमेशा डरे रहता है, चीन को मतलब चीन के जो इंटरेस्ट या फिर चीन जो चाहता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने इस प्रकार की बातें नहीं की हैं। क्योंकि वो हमेशा चीन के लिए वो तो आवश्यक, चीन ये मानता था कि जो एशिया जो है, एक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है हमें समझने की आवश्यकता है, वो चीन मिडिल किंगडम सिंड्रोम जिसे कहते हैं, मिडिल किंगडम सिंड्रोम। मिडिल किंगडम सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ऊपर आकाश है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है और बीच में जो जमीन है, और इस जमीन के जो शहंशाह है हम हैं। अब वो पूरे देश भर तो चीन शायद अभी की परिस्थिति में वो इस प्रकार की बातें करने में शायद सफल नहीं है, लेकिन एशिया में ये कहता है कि एशिया में चीन का ये मानना रहा है कि एशिया का सबसे सुपर पावर जो है, और हमारा यूनिपोलैरिटी मतलब एशिया के पावर स्ट्रक्चर में हम ही एक स्तंभ, हम ही एक पोल बनकर रहेंगे। उसके विपरीत भारत जो है, चीन और भारत जो एशिया में मल्टीपोलैरिटी को एक्सेप्ट करता है कि वहाँ पर बहुस्तंभीय, बहुध्रुवीय राजनीति यहाँ पर होनी चाहिए, और उनमें से भारत एक महत्वपूर्ण ध्रुव है। तो ये जो जंगल में एक ही शेर है, बाकी और कोई शेर नहीं हो सकता है। ये चीन की जो भूमिका है, उस भूमिका को जो चैलेंज जो करता है वो भारत ही करता है, क्योंकि जनसंख्या, भूभाग, प्राकृतिक संपदा और बाकी हमारी जो भी जिस प्रकार से हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस किए जा रहे, विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जो हम उभरे हैं, तो इन परिस्थितियों में चीन को भारत एक चैलेंज लगता है, एक आह्वान लगता है। इसलिए भारत को किसी भी प्रकार से दबाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। तो जो मैं कह रहा था, जो भारत और चीन ये जो पैंडेमिक के समय में, कोविड-19 के समय में चीन इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है, भारत की सीमाओं पर कब्जा बनाने की या फिर भारत की सीमाओं के अंदर घुसने की क्यों कोशिश कर रहा है, तो पिछले 1-2 सालों से या 2-3 सालों से, जब से ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, 2-3 सालों से नहीं, पिछले जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट के समय में भारत सरकार ने भारत और चीन के बीच में जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बनाने का काम हो, पुल्स बनाने का काम हो या ब्रिज बनाने का काम हो, ये काम करना जो बड़े पैमाने पर हमने शुरू किया है। पहले क्या होता था कि हमारे सैनिकों को इन प्रदेशों में जाने के लिए चलते जाना पड़ता था या अन्य किसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जाना पड़ता था। इसलिए मिलिट्री का जो मूवमेंट हुआ करता था उसको बहुत गतिरोध थे, उसको बहुत प्रतिरोध थे, उसकी जो गति जो थी, उसका जो स्पीड था बहुत कम था।
लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो बहुत तेज़ी से जा पाएंगे, और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, जो भी युद्ध में जिस मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मिसाइल्स हो या अन्य चीज़ें जो भी हो, उसका ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। चीन नहीं चाहता है कि चीन और भारत के सीमाओं पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का वो विकास करे। अब मुझे बताइए कि भारत अपनी सीमाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या ना बनाए, ये भारत का एक संप्रभु सॉवरेन मैटर है। एक भारत का संप्रभु देश होने के कारण वो अंदरूनी मामला है, चीन को उसमें क्या लेना देना। जब चीन ने इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम जानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे पहले OBOR कहते थे, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR इनिशिएटिव जो है, जो साउथ मतलब वो पाकिस्तान से होकर के, अफगानिस्तान से होकर के, सेंट्रल एशिया से फिर यूरोप तक जो जाएगा, जो पहले जो सिल्क रूट हुआ करता, जिससे ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था, जो वाणिज्य की जो भी सुविधाएं हुआ करती थी, उसी को वो जो शी जिनपिंग जब से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने उसको ये जो सिल्क रोड रिविजिटेड, उसको नाम दिया उन्होंने कि OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इसी एक बड़े जो प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा जो है CPEC, जिसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ तक कि चाइना ने ये जो विवादित जम्मू एंड कश्मीर का गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो भू प्रदेश है, उस प्रदेश में भी रास्ता बनाए हैं। तब तो भारत ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी नहीं की, या फिर इसको चाइना को रोकने के लिए हमने हमारे सैनिक नहीं भेजे, या फिर उनके सीमाओं में घुसपैठ करने की हमने कोशिश नहीं की। लेकिन चाइना, जो मैंने कहा था, जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम जो है कि इस एशिया के जंगल के सिर्फ हम ही शेर है और कोई शेर हो नहीं सकता है, और हम किसी को शेर नहीं बनने देंगे, हम ही एक ध्रुवीय राजनीति यहाँ पर करेंगे, हम ही सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव बन के यहाँ पर रहेंगे। ये जो चाइना की पॉलिसी है, भारत ने 2014 के बाद इस पॉलिसी को चैलेंज करना, हमारे नेतृत्व ने इसको आह्वान देना शुरू कर दिया है, और वो ये जो बात है चाइना के सही से गले नहीं उतर रही। दूसरी जो बात है, चाइना चाहता है कि चाइना और भारत जो है अन्य देशों के साथ दोस्ती ना करे, मित्रता ना करे। मतलब चाइना चाहता है कि जब भारत सिर्फ हम पर डिपेंडेंट रहे, हमसे डरे रहे, हमारी जो ताकत है यहाँ की, या फिर हम जो यहाँ का जो टाइगर बनना चाहते हैं, इस टाइगर बनने की इस हमारी जो महत्वाकांक्षा है, इस महत्वाकांक्षा को छेद देने वाले अन्य शक्तियाँ जो है, उन शक्तियों के साथ भारत दोस्ती ना करे, ये चाइना चाहता है। जैसे अगर हाल ही के दिनों में अगर वो मिलिट्री कोऑपरेशन के लेवल पे जो मलाबार नेवल जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज है मलाबार रीजन में, जो मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवी का एक्सरसाइज होने वाला था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यहाँ की जो नेवी जॉइंट एक्सरसाइज जो करने वाली है, वो उसको लेकर के चाइना के बड़ी दिक्कतें हैं। इसके पहले हमने एक क्वाड्रिलैटर कहते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देश दूसरे देश की अपनी कंटेनमेंट जिसे कहते हैं, उसको कंटेन करने के लिए अपना एक अलायंसेस बनाते हैं। क्यों ना बनाए? क्योंकि चाइना हमेशा इस प्रकार की विस्तारवादी अगर दृष्टिकोण लेकर चल रहा है, हमारी बढ़ते हुए कदमों को रोकने की हमेशा कोशिश कर रहा है, तो हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाए रखने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी ही होगी, और हम वो हर संभव कोशिश हम करेंगे। तो हमने जो ये मैंने अभी जो बात कही थी, क्वाड्रिलैटरल की जो बात कही थी, क्वाड्रिलैटरल मतलब चार जो है, उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे बड़ी जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ये चार देशों का, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, एक क्वाड्रिलैटर हम जो बना रहे हैं, एक जो अलायंस बना रहे हैं, ये जो हमारी जो आघाड़ी है, ये अलायंस जो है, इस अलायंस के माध्यम से चाइना को लगता है कि ये अलायंस का मतलब क्या है कि भारत हमको हमारे बढ़ते हुए कदमों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। ये बात शायद मैंने अभी नहीं कही थी, हमें ये भी बात
ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो OBOR का जो इनिशिएटिव था, वन रोड वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, जिसे शॉर्ट में BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI कहते हैं। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, विश्व के सारे देशों में, बहुत सारे देशों ने तो चाइना क्या करता है, चाइना की विस्तारवादी नीतियों को ना समझते ही ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा तो वो बन गए, BRI का हिस्सा तो बन गए। लेकिन भारत ने हमारी संप्रभुता, क्योंकि जो विवादित जो जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान का जो प्रदेश है, उस प्रदेश से जिस प्रकार से रोड बनाया जा रहा है, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसको हम दिक्कत खड़ी करते हुए हमने चाइना के ये OBOR या फिर BRI जो मैंने अभी कहा था, उसको भारत ने उसका विरोध किया है। दूसरी साइड में हमने ये क्वाड्रिलैटरल जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के हम जो क्वाड्रिलैटरल अलायंस जो बना रहे हैं, इसी के साथ में जो भारत जो है, आप हमें समझने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 370 जो है और 35A वो उसका हिस्सा ही था। आर्टिकल 370 जो था, जो ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसको एक अलग से देश के अंदर अलग से एक देश, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारे पिछले सरकारों ने बरकरार बनाए रखी थी, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के जो खतरे निर्माण हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो आर्टिकल 370 हटाया है। और हम ये बार बार कहते रहे, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, हमारी देश, हमारी जो नीति, ये बार बार ये कहती है कि पूर्ण कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे POC कहते हैं, अब तो हमारा जो कश्मीर है उस पर तो कोई निगोशिएशन हो सकता नहीं, उस पर कोई चर्चा होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ भी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक के कब्जे में जो भी कश्मीर है, वो भी हमारा होगा। इसके बाद जो भी डिस्कशन अगर हमारी होनी है, जो हमारी डिस्कशन सिर्फ उसी मुद्दे पर होगी, गिलगित बाल्टिस्तान और वो जो भी रीजन है, वो अक्साई चीन का जो भी रीजन है, ये सारे रीजन्स में डिस्कशन हमारा होगा और वो भाग भी हम हमारे साथ जोड़ लेंगे। ये जो बातें होने लगी है, तो इंडिया हैज स्टार्टेड asserting its right over पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर्टिकुलरली गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। इस बात को लेकर भी चाइना को लगता है कि अगर भारत ने ये गिलगिट और बाल्टिस्तान का प्रदेश अगर वो कब्जा कर लिया, तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात जो मैं अभी कह रहा था, उसके लिए खतरा निर्माण हो सकता है। ये भी एक कारण है कि भारत को डराए रखने के लिए भारतीय भूमियों सीमाओं के अंदर घुसने की हम जो कोशिश है वो चाइना ने की है। उसी के साथ में जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, ये जो छोटे जमी के समंदर में टुकड़े हैं, इन साउथ चाइना सी पर जिस प्रकार से चाइना अपना एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा है, ईस्ट चाइना सी पर जिस प्रकार के एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा है, और अन्य भी हिस्से जो है यहाँ पर जो एक विस्तारवादी नीति अपना रहा है, इसको लेकर के भारत ने भी अपनी दिक्कतें जताई है। भारत ने अपने जो रिजर्वेशंस है, भारत ने अपनी असहमति जो है इन बातों को लेकर के दर्शाई है। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि ये जो पैंडेमिक के समय में जब ये जो मैंने भाषण की शुरुआत में जो बात कही थी कि मैंने कहा कि दिसंबर के अंत तक, और दिसंबर के अंत तक से लेकर के फिर बाद में नवंबर के अंत तक और दिसंबर तक जिस प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, ये जो डॉक्टर कह रहे थे, उनके लैब टेक्नीशियंस कह रहे थे, उनके साइंटिस्ट कह रहे थे, उनकी आवाज़ को सुने बगैर जिस प्रकार से चाइना ने सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा के रखा, जिसके कारण देश के विविध हिस्सों में बहुत बड़े पैमाने पर इस बीमारी का फैलाव हुआ। इटली में फैला हुआ, स्पेन में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, हमारे भारत में हुआ, और ब्राज़ील में आपने देखा है कि किस प्रकार से फैलाव होता जा रहा है, और विश्व के सभी हिस्सों में जिस प्रकार से, और जिस प्रकार की एक भयावह परिस्थिति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज निर्माण हुआ है, और सारी मानवीय सभ्यता जो है इस खतरे के साए में जिए जा रही है। तो चाइना को इस बात को लेकर के यूरोपियन राष्ट्र और
अमेरिका और सभी और से जो राष्ट्र है एक चाइना को कॉर्नर करने लगे हैं, चाइना को सवाल पूछने लगे हैं। और चाइना, इसलिए चाइना बौखलाया भी हुआ है क्योंकि भारत, चाइना को लगता था कि भारत जैसे हमेशा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मेंबरशिप की बात आई तो भारत ने उसको आप कुछ भी करो लेकिन हम जो है आपका सपोर्ट करते रहेंगे, आप हमको मारते रहो, पीटते रहो, हमको अपमानित करते रहो, लेकिन हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। अब तक जो नीतियाँ चलती रही थी, अब जो पहली बार जो है इन नीतियों का जब विरोध होने लगा, अब चाइना को हमने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये जब बीमारी आ रही थी तो आपने विश्व समुदाय को क्यों नहीं बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्यों नहीं बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सचेत नहीं किया, और बिल्कुल समय पे ही इस बीमारी को फैलाव को रोकने के लिए, जिसको कंटेनमेंट कहते हैं, उसको कंटेन करने के लिए कोशिशें क्यों नहीं की। इस प्रकार के जो सवाल विश्व समुदाय पूछ रहा है, हमने भी पूछना शुरू कर दिया है। तो चाइना को लगता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ जो कोशिशें कर रहा है, हमारे खिलाफ वैश्विक स्तर पे जनमत बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब बातों को लेकर के चाइना बहुत सारा बौखलाया हुआ है और चाहता है कि भारत को वो दबा के रखे, भारत को डराए। लेकिन जैसे पहले हम डरते थे, अब वो समय नहीं रहा है, वो परिस्थिति नहीं रही है। पहले जितना डराया होगा ठीक है, डर लिए हम, अब इसके बाद में तुमसे पूछकर हमें क्या करना चाहिए ये तो तय नहीं होगा। हम हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें जो भी कोशिश कर सकते हैं हम हमेशा कोशिश करेंगे। यही जो एक मैसेज है, एक जो संदेश है, वो चाइना को हमारे नेतृत्व ने दिया है। हालांकि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, उन्होंने हर संभव कोशिश की है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि आप अपने मित्र आप चुन सकते हैं, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। आपके जो नज़दीकी लोग जो है, आपके करीबी लोग जो है या करीबी देश है, वो चुन नहीं सकते हैं। पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, और चीन से भी हमारी सीमाएं जो सटी हुई है, चीन, इन राष्ट्रों को हम चुन नहीं सकते हैं। वो जो भौगोलिक दृष्टि से जो भी एक वो नेचुरल प्रोडक्ट जो है, वो जो ज्योग्राफी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इनके साथ जीना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में बहुत सारे समिट्स में बार बार वो मिलते रहे हैं। दोनों भी देशों के बीच में जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुलझा करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से हमारी एशिया की आवाज़ बुलंद की जाएगी, और जो पर्टिकुलरली जो ये जो ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की आवाज़ किस प्रकार से बुलंद की जाएगी, पूरे एशिया की ही हम बात करेंगे कि एशिया को किस प्रकार से हमारी आवाज़ हम बुलंद रख सकेंगे, इस पर बात करने की कोशिश की। आश्वासन तो चीन ने हमेशा ही दिए, लेकिन किसी भी आश्वासन का पालन नहीं हुआ। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चाइना गए थे, उसके बाद में शी जिनपिंग अहमदाबाद में आए, महाबलीपुरम में भी उनकी मीटिंग हुई, और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और हमने हाल ही के दिनों में देखा कि चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुस रहा है। तो मुद्दा यह है कि चाइना एक टाइगर बने रहना चाहता है, एक शेर बना रहना चाहता है, और कोई भी चैलेंज जो है एशिया में चाइना को नहीं चाहिए। भारत को एक प्रोस्पेक्टिव चैलेंज के तौर पर वो देखता है, इसलिए वो चाइना जो है भारत को डराए रखने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो पहले का जो नेतृत्व हुआ करता था कि उससे डरे रहेगा, वो उस प्रकार का नेतृत्व हमारा अभी रहा नहीं है। अब जो है चाइना अगर कहेगा कि भाई हम तुमको डराएंगे, तो हम कहेंगे कि हम डरते नहीं हैं। जैसे डोकलाम के समय में चाइना कह रहा था कि तुम 1962 भूल गए क्या, हमने कैसे तुम लोगों को अपमानित किया था। तो हमने भी कहा कि भाई भारत 2017 का है, 2020 का है, भारत पहले वाला नहीं है। तो हमें अगर डरा करके कुछ करना चाहोगे, वो बिल्कुल इस प्रकार से संभव नहीं होगा। हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, आप हमारी संप्रभुता का सम्मान करो। आपके राजनीतिक और जो इकोनॉमिक एम्बिशंस है, उनका सम्मान हम करते हैं, आप भी हमारा करो। तो भाई 2 कदम पर तुम चलो, 2 कदम हम चलते, मिलकर हम चलेंगे। अगर तुम दृष्टिकोण रखते हो तो साथ में हम चल सकते हैं, अगर नहीं तो देखो कि भाई फिर दो हाथ बात अगर करने की बारी आती है तो हम ज़रूर करेंगे। और एक पहलू जो है, इस सारे जो भी घटनाएं आजकल घटी हुई है, ये जो भारत इस
परिप्रेक्ष्य में हमें एक बात और समझने की आवश्यकता है, और वो यह है कि अब चाइना की जो भी फॉर चाइना हमें ये समझने की आवश्यकता है, तंग शॉपिंग 1978 1978 के बाद तंग शॉपिंग ने वहाँ पर जो वो प्रेसिडेंट बन गए माओ जेडोंग के बाद, तो उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को खुली करना शुरू कर दिया। बाहर के निवेशकों को आने के लिए बहुत इंसेंटिव जो है, वो जो क्या आकर्षक जो चीज़ें जो है वो अपने नियम बनाते गए, और चाइना एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, जिसको कहते हैं चाइना बिकेम द हब ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग का चाइना एक हब बन गया। ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक सेंटर बन गया चाइना, क्योंकि चाइना चूंकि वो अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहाँ पर ना कोई डेमोक्रेसी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के कोई रूल है, लेबर लॉज को फॉलो किया जाता है, और लैंड को अगर एक्वायर करना है, हमारे यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर ना कोई लेबर लॉ है, लैंड एक्विजिशन के कोई लॉज है। चाइनीज सरकार जो भी चाहती है वो लैंड एक्वायर कर सकती है, जो भी चाहती है वो वहाँ के लोगों को करवा सकती है, और वहाँ के लोगों को डराने धमकाने के लिए मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था, उनका PLA तो है ही, पब्लिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो डराती है। 1989 के में अगर वो जो टाइनानमेन स्क्वायर की बात अगर हम कहें, तो वहाँ के कुछ जो विद्यार्थी थे लोकतांत्रिक मांगों को लेकर के, वो जो टाइनानमेन स्क्वायर में वहाँ पर आ गए वे लोग, तो उनको अपनी मिलिट्री के PLA का इस्तेमाल करते हुए उन पर टैंक चलाए गए थे। इस प्रकार के रिप्रेसिव मेजर्स जो है चाइना अडॉप्ट करता है, पर विश्व समुदाय जो है अब चाइना की समझ चुका है कि अगर चाइना इस प्रकार से अर्थव्यवस्था अगर बनता है तो वो विश्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वो जो समय पे जो भी इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसे कहते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसे कहते हैं, वो चाइना बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ना गूगल इस्तेमाल करता है, ना ट्विटर इस्तेमाल करता है, ना फेसबुक इस्तेमाल करने देता है, उनके खुद के ऐप्स हैं। यहाँ तक कि चाइना की जो हुआवे जो कंपनी है, जो 5G नेटवर्क जो फैला रही है यूरोप के बहुत सारे देशों में, और भारत में भी वो आने की कोशिश कर रहा था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, विश्व के बहुत सारे जो इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, उधर ताइवान, वियतनाम, सारे देशों में एक प्रकार का जो चाइना को लेकर के एक असंतोष की परिस्थिति है। चाइना में जो भी निवेश है उसको वापस लेने की बात की जा रही है, चाइना में जो भी कंपनियां हैं उसे वापस लेने की बात की जा रही है। अब चाइना को एक जो आर्थिक स्तर पर एक जबरदस्त चोट पहुंच सकती है, इसका अंदाजा अभी चाइना को आने लगा है। अब इसी के साथ में ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जो चाइना का जो ताइवान के साथ विवाद है, चाइना उनका जो ऑटोनॉमस रीजन है हांगकांग, वहाँ पर विवाद है, वियतनाम के साथ उसकी लड़ाई है, जापान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में वो जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इन सारे भू प्रदेशों में भी ये है। अब रिसेंटली भारत के साथ भी पंगा ले लिया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये भी चाहता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अगर जिसको हेजिमॉन कहते हैं इंग्लिश में, कि जो लीडर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, आज के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ही है। वो हर संभव कोशिश करेगा कि अपनी शक्ति बनी रहे, तो वो भी चाहता है कि चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हमारे लिए भी इन मौक़ों को हमें समझना चाहिए, और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और हमारे राष्ट्र के आर्थिक और जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी हितों की अगर वृद्धि कर सकते हैं, उन हितों की वृद्धि करने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें हम सरकार पर ही थोप सकते हैं, या फिर सरकार को ही हम सरकार पर ही निर्भर कर सकते हैं, या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये सरकार ही करे? क्या संभव है सरकार को अकेले को? सरकार का मतलब ही ये होता है कि सरकार को हमने, सरकार के जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोगों को हमने चुनकर भेजा है। तो जो शक्ति जो सरकार के पास है वो किसके माध्यम से शक्ति है? वो हमारे ही माध्यम से वो शक्ति है। इसलिए महत्वपूर्ण है जब अब हम चाइनीज़ वस्तु, जो चीनी वस्तुएं जो है, भारत चीनी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाज़ार है।
इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि चीनी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए। चीनी वस्तुओं को जितना कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना हमें करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर पिछले कुछ समय में अगर आपने सुना होगा तो क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिक्कत आ गई थी, कोई मैं आप में से कोई अगर मैसेज भेज दे। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? एक फ़ोन आ रहा था जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि मैं फ़ोन पर ही जुड़ा था। तो मैं जो कह रहा था, चीनी वस्तुओं का जिस प्रकार से एक बहिष्कार की वातावरण माहौल हमारा बन रहा है, अगर हम जानते हैं तो 1-1.5 महीने पहले श्रीमान सोनम वांगचुक, वो खुद पेशे से इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने तो चीनी वस्तुओं को जो उसका बहिष्कार करना चाहिए, इस बात को लेकर के। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी? बार बार एक फ़ोन आ रहा था, दिक्कत हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के उन्होंने जो बात कही कि वो बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जो चीनी वस्तुएं हैं, चीनी वस्तुओं के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ हमारा जो पैसा है, हमारे बटवे से वहाँ के जो बुलेट्स है, तो वो बुलेट्स मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे पैसों से वो मजबूत होकर के अपने मिलिट्री को अपडेट करके, टेक्नोलॉजी को अपडेट करके, वो हमारे सीमाओं में घुस करके हमारी भूमि पर कब्जा बना रहा है। हम जो है सिर्फ देखते रह गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है सरकारी स्तर पर नहीं होती है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे आम लोग ये कहते हैं कि हमें क्यों बहिष्कार करना चाहिए, तो सरकार ने ही उन वो जो चीज़ें इंपोर्ट होती है, आयातित होती है, उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, सरकार रोक लेना चाहिए, ये हम पर क्यों जिम्मा डालते हैं। ये बहुत ही गलत हमारा दृष्टिकोण है। हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियम होते हैं, उन कुछ संधियाँ होती है, उन संधियों को, उन नियमों को एकाएक नहीं तोड़ा जा सकता है। उसका लेकिन लोग अगर इसको बहिष्कार करने लगे तो सरकार तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार तो ये नहीं कह सकती कि तुम चीन की वस्तु कर दो। सरकार ये कह सकती कि भाई लोगों पर हमारा जोर नहीं है, लोग नहीं खरीद रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सोनम वांगचुक साहब जो कह रहे थे कि वो बुलेट्स का जवाब जो है हमें बटवे से देना है, ये जो बटवे से हमको हमारा जवाब देना ही पड़ेगा। जो उन्होंने बात कही थी, जो चीन के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, अब तो मुद्दा यह है कि जो 59 सॉफ्टवेयर्स है भारत सरकार ने खुद ही ने बंद कर दिए। 59 जो ऐप्स जो है, चीनी ऐप है, टिकटॉक से लेकर के अनेक प्रकार के जो ऐप्स यहाँ पर आए थे, उन सारे ऐप्स को भारत सरकार ने वैसे बंद ही कर दिया है। लेकिन जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के अलावा भी जो उसके लिए विकल्प अगर हमारे पास मौजूद है, उन विकल्पों का हमें उपयोग करना ही चाहिए। और चीनी वस्तुओं को हमें, जब हम बाज़ार में खरीदी करने जाते हैं, जो भी चीज़ खरीदी करने जाते हैं, हमें पहले इंक्वायरी करने की आवश्यकता है कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है। शुरुआत में हो सकता है कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट भारत में नहीं है, ये तो हम चाहेंगे कि सारे के सारे चीज़ें जो है, सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी पर हमारा जोर होना चाहिए। स्वदेशी ही हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की अगर नींव बनेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। लेकिन जब तक हमारे विकल्प नहीं है, तब तक के लिए अगर बाहरी विकल्प अगर हम खरीद भी रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन का कोई भी जो वस्तु है, हमें उस चीन के वस्तु का स्वीकार हमें नहीं करना चाहिए, उसको ना खरीदना चाहिए। जो भी छोटे मोटे ऐप्स होंगे उनको तो बंद ही कर दिया गया है, आप लोगों ने पहले भी डिलीट कर ही दिया होगा। और इसी के साथ में जो भी हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स है, उस हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स को के विकल्प जो है, हमें हमारे यहाँ पर हमारे जो भी उद्योजक है, हमारे बहुत सारे जो, मुझे लगता है कि इस लाइव वीडियो में बहुत सारे जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग भी जुड़े हुए हैं, वे भी इस बात को मानेंगे ज़रूर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग उद्यमी बन सकते हैं। अब जब भारत जो
इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों को बल देते हुए आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री साहब ने जब की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर संभव कोशिश एक शासकीय स्तर पे भी की जाएगी और इसलिए हमारे नागरिकों का भी उसमें जो पार्टिसिपेट करना बहुत ही आवश्यक है। ये मुझे लगता है कि ये हमारी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने में हमारी भूमिका हो सकती है। अन्य बहुत सारी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें हमारे स्वदेशी स्वविचार, हमारा भोजन की व्यवस्था, हमारे वैल्यू सिस्टम जो है, इन सब चीज़ों को हमें महत्वपूर्ण मतलब महत्व देना ही पड़ेगा। मैं मेरे ये विवेचन को ख़त्म करते हुए अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि चीन का जो अथॉरिटेरियन रेजिम, ये अगर विकल्प नहीं है तो क्या ये जो पूरी तरह से अंधाधुंध जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, क्या ये विकल्प हो सकती है? मेरे विचार में ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने एक प्रकार से एक एनवायरनमेंट का, जिस प्रकार से पर्यावरण का जिस प्रकार से विनाश किया है, मानवीय मूल्यों को ख़त्म किया हुआ है। और जो चीन जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम, तो अभी इतना सारा हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि वहाँ के मानवीय अधिकार है, वहाँ की जो लेबर लॉज है, अन्य सारी जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ताक पर रखा है। इसमें मुझे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब और उनका जो तीसरा विकल्प की जब बात करते हैं, थर्ड वे की जब बात करते हैं, मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि ये जो ना पूंजीवादी व्यवस्था, ना ये जो सर्वंकषवादी अथॉरिटेरियन या फिर जो क्या कहते हैं कि जो डिक्टेटोरियल जो है, तानाशाही व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के बीच की हमारी भारतीय व्यवस्था, भारतीय विचार है, जो स्वदेशी का विचार है। हम जो कहते हैं एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती वसुधैव कुटुंबकम, चूँकि हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आड़विति एने सुखेवरे एकांताचा वास ना ही गुणदोष अंगायत। तो यहाँ पर वृक्ष और वल्ली को भी हमने दोस्ती कहा है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र के संत परंपरा में जिनको संत शिरोमणि कहा जाता है, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अपनी पसायदान में यही कहा है कि जो जे वांछिलत होते लाहो प्राणी जात, जो चाहेगा, जो चाहेगा वो सब उन्हें मिले। इस प्रकार का ये जो हमारी जो कल्पना है, विश्व कल्याण, विश्व मांगल्य की कल्पना हमारी जो है, वो हमारा जो भाव है, ये जो विचारों को लेकर चलने वाली हमारी स्वदेशी का विचार जो है, एक तीसरा विकल्प जो है, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को सशक्त, समृद्ध बनाना होगा, और तब जाकर के विश्व के लिए हम एक विकल्प बनेंगे। और ये अगर विकल्प सबके सामने आया तो वैश्विक शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि के लिए एक सबसे बड़ी पहलकदमी होगी। ये कहते हुए मेरे वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। मुझे आपने यहाँ पर सुना इतने समय से, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।